मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग जिंदगी में इस तरह होते हैं जो कि अपने काम में अपने मयार पे बहुत बेहतरीन होते हैं। गो के दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी बिकॉज दे आर वेरी बेस्ट इन देयर वर्किंग। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने प्रोग्राम में जितने भी लोग FM 93 में मेरे प्रोग्राम में जो भी लोग मेहमान बने वो इस कदर हाई लेवल लोग हों कि जो जब बात करें तो आपको समझ लगे कि ही इज टॉकिंग वेरी ग्रेट, ही इज टॉकिंग ब्रिलियंट। और जिस वक्त आप उनकी चीजों को सुने और उनसे उसके बाद आपकी मुलाकात हो तो पता चले आपको कि वाकई ही दे मेक सेंस विद देयर थिंग्स, दे आर डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री, दे आर डूइंग समथिंग फॉर आवर फ्यूचर। तो इस तरह के लोग पाकिस्तान के लिए एसेट हैं। आप कौकब राठौर हूं मैं और आप मुझे सुन रहे हैं रावी रंग में, जो कि इस वक्त लाइव आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर से FM 93 पर। और मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत सी क्वालिटीज हैं, मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन बहुत अहम जिनके लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की आज इनवाइट किया। He is an immigration expert. He is a CEO of Highbrow International, जो एक ऐसा आपका एसोसिएट है, लॉ एसोसिएट है जो आपको डील करती है इमिग्रेशन के सिलसिले में। बाकी आइल्स के प्रोजेक्ट या दूसरे स्टडी अब्रॉड है या दूसरी ऐसी चीजें हैं जो कि हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय शो जनाब राना इनामुल्लाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच कौकब राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे रेडियो पाकिस्तान बुलाने का। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इसके लिए। और मैं जी लिसनर्स आपको बता दूं कि राना साहब से मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, मैं जी आप जरूर आए। गो के जाहिर है सिस्टम ऐसा है कि आपको एक जागने का सुबह अक्सर प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं जी। अच्छा राना साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज इन है हमारे सिस्टम के अंदर इस वक्त, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के अंदर, वो हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि हमारे इमिग्रेशन रिलेटेड है, जो कि हमारी इमिग्रेशन को लेकर चलती है। मैं सवाल की तरफ आऊंगा, मैं उससे पहले एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज लिसनर्स के लिए चला दूं और फिर मैं जनाब से सवाल लेता हूं। सिर्फ 1 मिनट का इंतजार कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स। आयरन साहब, मैंने सवाल यहां पे छोड़ा था कि इमिग्रेशन बेसिकली है क्या? यू आर एन इमिग्रेशन गुरु, इमिग्रेशन एक्सपर्ट। हम इमिग्रेशन को क्या समझें, क्या लें, क्या उसको बेसिक वो है क्या? जी, बड़ा अच्छा सवाल है राठौर साहब आपका। इमिग्रेशन बेसिकली ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, अपने अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए। आपको लगता है कि आपने अपने कंट्री में सर्व कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि इससे बेहतर किया जाए। ठीक है। तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर ले लेते हैं, मतलब आप हिजरत कर जाते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप उस कंट्री के लॉज को देखते हुए, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिन लोगों ने अपनी इमिग्रेशन को ओपन किया हुआ है, ठीक है, कि इस स्किल्ड के लोग वहां आ सकते हैं इमिग्रेशन लेके। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी फैमिलीज भी उनके साथ आ सकती हैं और प्रॉपरली वो उस कंट्री के शहरी बन सकते हैं। ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर पॉइंट सिस्टम है जिसपे उनकी गवर्नमेंट उन केसेस को ले सकती है और हम उनके मुताबिक फिर केसेस तैयार करते हैं और बकायदा ये केसेस 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, बाज़ औक़ात 1 ईयर भी लग जाता है। अच्छा जी, और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके हम उनको माइग्रेशन करवा देते हैं। माइग्रेशन करा देते हैं जी। अच्छा सर, जो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड, बल्कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मैंने भी लास्ट टाइम देखा है कि कोई तकरीबन 40-45 लाख के करीब नौजवान पिछले कुछ सालों के अंदर बाहर चले गए, पढ़ने चले गए, ब्रेन ड्रेन हुआ। मैं ब्रेन ड्रेन की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि कितना ज्यादा इस वक्त रुझान हो रहा है आपका
इमिग्रेशन का या हिजरत का जिसका हम लफ्ज बोल रहे हैं, या कितना ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और क्यों हैं, ये प्लीज थोड़ा सा गाइड करें। जी देखिए, लोग इसको किसी और नज़र से देख रहे हैं कि जी 45 लाख लोग जो हैं वो आपका कंट्री छोड़ के चले गए। ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में सोशल मीडिया आने के बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। ठीक है। ठीक है। अगर आप इंडिया या हमारे नेबर कंट्रीज को देखें, मलेशिया है, चाइना है, बांग्लादेश था, इन कंट्रीज में ये स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा थी क्योंकि उनके यहाँ गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट इसमें अवेयरनेस दे रही थी। हमारे यहाँ लोगों को सोशल मीडिया आने के बाद एक अवेयरनेस आ गई है कि इंटर एजुकेशन के बाद हमारे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट उनकी फीसेस भी उनके बराबर ही हैं। बराबर ही हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यहाँ जॉब्स के मौके वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो लोग या हमारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, इनको ये नजर आता है कि हम फीसेस भी देंगे ठीक और पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे और अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी निकाल सकते हैं और ये इजीली हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मतलब ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली ये लोग इसको मैनेज कर लेते हैं और अंडर द लॉ, मतलब जो उस कंट्री के लॉज हैं, मतलब जैसे हम यूके की बात करें तो 20 आवर्स वीकली अलाउ है। ठीक है। और बाद वीकेंड पे भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। ठीक हो गया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि यार हम मतलब जाएं, हम खुद भी पढ़ें, अपनी फैमिली की भी सपोर्ट करें और बाद में उस कंट्रीज के जो इमिग्रेशन लॉ है उसके मुताबिक अपने पॉइंट्स पूरे करके इमिग्रेशन लें। और उसका फायदा ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स को, अंडर 19 बहन भाइयों को, उनको भी आप इमिग्रेंट करवा सकते हैं। अच्छा लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जिस वक्त जी आप लोग मुझे एक मैसेजेस का तांता बन जाता है और कॉल्स का कि जी मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट करूं कि वो प्रोग्राम में आए, और फिर आप जिस वक्त सुनते हैं तो आप लोग ना अपने जो फीडबैक्स हैं वो ज़रूर भेजा करें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को बात किस हद तक समझ आ चुकी है, या अगर नहीं है तो फिर हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करें, दोबारा वक्त लें हम उनसे। अच्छा सर, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। अभी ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, खैर के विद इन कंट्री भी फीसिस तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 डिजिट्स में पहुंच चुकी हैं, और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि अब चलें आप कहीं बाहर हम स्टडीज़ कर लें। एक नौजवान आपके पास आता है स्टडी अब्रॉड के लिए सिलसिले में, अब डेफिनेटली हर मुल्क का रूल डिफरेंट होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे प्लीज ये बताएं कि कॉमन रूल्स कौन से हैं कि ये चीजें होंगी, क्योंकि लोग पीपल आर स्ट्रक्ट के बैंक स्टेटमेंट और इसमें ये कॉमन रूल्स कौन से हैं ताकि उनको क्लियर हो जाए। जी, कॉमन ये है कि सबसे पहले तो उसकी एजुकेशन देखी जाती है। जी ठीक है। कि मिनिमम जो है 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज में मैट्रिक पे भी हो जाता है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान से स्टूडेंट जाता है वो 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। उससे ये होता है कि वो डायरेक्ट बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन उसका हो जाता है। ठीक हो गया। वो बैचलर प्रोग्राम के बाद वो अपना मास्टर को कंटिन्यू करता है और उसके बाद फिर वहां के वो इमिग्रेशन रूल्स। इंटर के बाद हम देखते हैं कि उसके 12 इयर्स एजुकेशन में उसके मैट्रिक और इंटर में मार्क्स कितने हैं, मार्क्स कितने, उसकी फर्स्ट डिवीजन है, उसकी सेकंड डिवीजन है, ये देखा जाता है। फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है कि आया ये अफोर्ड भी करता है या नहीं। ठीक है। तो जो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके मुताबिक हम फिर उसका एडमिशन करवाते हैं। फिर स्टूडेंट्स की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो कनाडा जाना चाहता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, वो यूके जाना चाहता है या यूरोप के किसी कंट्री में जाना चाहता है। तो हमारे पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं जिनके पाकिस्तान में हम ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसमें फिर उनका एडमिशन करवाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक
और जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इनकी भी इनके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो बड़ा कॉमन सवाल है जो हर एक जो यंगस्टर है उसके जहन में ये उठता है कि कितना फर्क है यहाँ की हाई क्वालिफिकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल और बाहर की क्वालिफिकेशन, वेदर दे आर गुड इन द साइंस सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स में आप समझते हैं कि जो आप पेट समझते हैं कि जी ये सब्जेक्ट्स बाहर बहुत अच्छे हैं और हमें अभी काफी वक्त लगेगा यहाँ तक पहुंचते तक। देखें, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट हमारे पास भी हैं, ठीक लेकिन हमारे पास वो क्वालिटी फैकल्टी नहीं है। नहीं है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली हम अभी एजुकेशन में अदर कंट्री से अगर हम कंपेयर करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप देखें ना, वहाँ तो यूनिवर्सिटीज जो हैं 1800 समथिंग में यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। बिल्कुल, जैसा ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, बिल्कुल। तो हम अभी बहुत पीछे हैं। गो के एक बहुत अच्छा रुझान है कि जो बच्चे अब पढ़ते हैं वो उस तरह से नहीं है कि जी हम बस फेल पास हो जाएं। ठीक है, अब बकायदा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने ग्रेड्स पे तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। और मैंने देखा है लोग कॉन्शियस हैं अपने ग्रेड्स के हवाले से कि CGPA हमारा 3+ हो, 3.5 हो, 3.9 हो, तो उससे ये होता है कि बाहर उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और जिससे स्कॉलरशिप मिलने से ये होता है कि उनके जो फीसेस हैं वो 50% लेस हो जाती हैं, 20% लेस हो जाती हैं, 75% तक फीसेस भी हैं जो स्कॉलरशिप आपको मिल के आपकी फीसेस लो हो जाती हैं। तो बच्चों की जो आपका क्वेश्चन था कि जी क्वालिटी, साथ साथ ये है कि जब वो वहाँ स्टडी करते हैं तो वो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेते हैं, उनके जो अपने कंट्रीज के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको भी वो शेयर करते हैं, जिससे आपका अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। मतलब मैं अगर अपनी अपनी भी मिसाल लूँ तो मैं जब पढ़ने के लिए गया था तो देखिए, पढ़ना और मुख्तलिफ लोगों के साथ आपका एक इंटरेक्शन, रहन सहन, उससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डेवलप बढ़ता है, बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, लिसनर्स और व्यूअर्स खासकर जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे होते हैं, उसके बाद पॉडकास्ट देखते हैं, जो मेरा फेसबुक आईडी है कौकब राठौर और यूट्यूब चैनल भी है कौकब राठौर। अच्छा, आप लोग जब पैगामात अपने भेजते हैं तो जाहिर है आपके सब सवालों के जवाब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ें जो डिस्कस कर सकें। तो क्योंकि राना साहब एक एक्सपर्ट है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, और मैंने आपको बताया ही CEO ऑफ हाईब्रो इंटरनेशनल जो लॉ एसोसिएट्स है उसके, तो आप इनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स या अपडेट्स चीज़ों के हवाले से ले सकते हैं। मैं जितने क्वेश्चंस अभी समझ में आ रहे हैं, मैं दोबारा वापस आऊंगा प्रोग्राम की तरफ। एक छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है और मैं उसके बाद वापस आऊंगा, और फिर हम अगले सवाल जो हम देखेंगे कि शिकवे शिकायत भी लोगों को रहते हैं। डेफिनेटली मैं आपके सवाल जो हैं वो मेरे जहन में, और राना साहब से इजाजत लेकर, क्योंकि सख्त सवाल भी है जी अब अभी पूछने हैं, तो मैं वापस आऊंगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक लिसनर्स, जो मैं सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 93 लाहौर से कौकब राठौर को, और बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं जी राना इनामुल्लाह खान साहब। खान साहब जो हैं वो CEO हैं हाईब्रो लॉ एसोसिएट के, और इमिग्रेशन के बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट हैं। बात से बात निकल रही थी और बात से बात चल रही थी। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो एक सवाल ये है, एक लफ्ज बहुत ज्यादा जबान ज़द-ए-आम हो चुका है, इश्यूज में बना है, यू आर वेरी रेलिवेंट विद करंट अफेयर्स, तो आपने देखा होगा कि लफ्ज ब्रेन ड्रेन हम यूज कर रहे हैं कि जी यहाँ पे नौजवान जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जब वो या मास्टर लेवल पे जाता है, वो डॉक्टरेट के लिए, पोस्ट डॉक के लिए बाहर चला जाता है, फिर वो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जॉब्स करने शुरू कर देता है। अब आपका जो जो पेट ये जो फील्ड है, ये इस लफ्ज ब्रेन ड्रेन को कैसे दिखती है? राठौर साहब, ऐसा नहीं है, ब्रेन ड्रेन हम नहीं कहेंगे। देखें, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमारे जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं।
ठीक है। और वो तालीम हासिल करके वापस भी तो आते हैं। लोग जाते जरूर हैं, लेकिन मेरा जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और मेरी मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल, मैं भी यही ठीक है, कहने लगा था कि तो यू आर आल्सो बैक। यस यस, देखिए सब लोग वहाँ सेटल नहीं होते। नहीं होते। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरा लॉ से ताल्लुक है। तो हमारे जितनी लॉ कम्युनिटी के लोग हैं वो मोस्टली पाकिस्तान वापस आते हैं, एलएलएम करके, बार एड लॉ करके वो वापस आते हैं और अपने कंट्री में सर्व करते हैं। आप ये इतने देखते हैं, बैरिस्टर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, ये सब आउट ऑफ कंट्री से तालीम लेके वापस आए हैं वापस। बिल्कुल। हाँ, ये रुझान होता है बाज़ औक़ात, लोगों में अवेयरनेस आ जाती है कि वो कहते हैं कि ये अच्छा है हम स्टडी करके वापस आएं, या फलां कंट्री से हम अपनी तालीम हासिल करें, और उससे आपका अपना प्रोफाइल भी तो अपग्रेड होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से मास्टर किया है, पीएचडी के लिए आप बाहर चले जाते हैं, और ना सिर्फ देखें लोग खुद जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी तो फंडिंग करती है, हमारे एचईसी भी तो फंडिंग करती है, स्कॉलरशिप्स, बल्कि कुछ दिन तो हम उसको ये नहीं कहते कि ब्रेन ड्रेन है। अब इसकी मिसाल मैं एक और दूंगा कि अमेरिका में इंडियन बेशुमार इंडियंस जो हैं वो पीएचडी के लिए गए या आला तालीम के लिए गए, फिर इंडिया ने ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए अपने होम कंट्री में कि उनको बड़ी अच्छी सैलरीज पे, बड़ी अच्छी जॉब्स पे उनको दोबारा रिटेन कर लिया। ठीक है, जो उनके जो मेजर सिटीज हैं उनमें उनको खास तौर पे आईटी सेक्टर के लोग। मुझे बहुत जबरदस्त आपकी बात लगी। इसका मतलब है कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी के मैं जो समझा हूं आपकी बात वो ये है कि अगर हम बहैसियत मुल्क उनको एक अच्छा पैकेज दे दें तो ये उनके लिए भी आसानी होगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि खुद ही सवाल आपने मुझे दे दिया करने को। यू हैव बीन अ पार्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन अब्रॉड, क्या वहां पर रहकर भी दिल आपका पाकिस्तानी ही होता है? यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप, इफ यू आर लिविंग इन लंदन, यू आर लिविंग इन वैंकूवर, यू आर लिविंग इन अमेरिका, तो क्या दिल करता है कि अगर पाकिस्तान में हमें अपॉर्चुनिटी, चलो अगर 10 लाख पे नहीं 8 लाख पे भी मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये इतने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, कभी किसी ने ये क्वेश्चन मेरे से नहीं किया। और वाकई ये अगर आप राठौर साहब इसका सर्वे करें ना, तो आपको 90% लोग ही में मिलेंगे कि यार हम सेटल तो बहुत हैं, पैसे भी बड़े कमा लिए, लेकिन अगर हमारी कंट्री में हमें फला अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और मैं इस तरह की फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को सेटल किया। अब उनके बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो वो पाकिस्तान में आके सेटल हुए। अब उसके लिए कोई प्रॉपर हमारे कंट्री में कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं कि जो फॉरेनर्स या जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आते हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स है, उनको उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उनके लिए रेजिडेंस एरिया कौन सा होना चाहिए। देखिए, उनको सबसे पहले वो डिफिकल्टीज आती हैं कि वो अपना बिजनेस क्या स्टार्ट करें। ठीक है, उन्हें रिहाइश कहाँ रखनी है, उन्हें अपने बच्चों को तालीम कहाँ देनी है, और जो सबसे मेन इशू है वो है सिक्योरिटी। यस, ठीक है, बिल्कुल। सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत आता है, आपने देखा होगा पिछले कई सालों में हमने न्यूज में भी सुना कि जी फैमिली आई, उसने यहाँ से अब वो सब कुछ अपना छोड़ के आए फलां कंट्री से, और यहाँ उनके घर पे डाका डल गया, अनसिक्योर हो गया सिक्योरिटीज के। तो ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप प्रॉपरली उनको एक सेफ जोन दें पाकिस्तान के अंदर। इसमें हमारे काफी हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने इस पे काफी काम किया था। मैं अभी तो खैर वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की कि ओवरसीज जो उनके मिसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो
अभी भी वो शायद इस पे काम कर रहे होंगे, और वो खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो इस वक्त सेटल है यूके में। तो पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने काम शाम किया, अब भी शायद लोग काम कर रहे हो इस पे, लेकिन वो उतनी तवज्जो नहीं है। अगर हम इस पे प्रॉपर तवज्जो दें, इसका मतलब व्हाट दे नीड इज व्हाट दे डिजर्व। मैं समझ Yes. गया आपकी बात। क्योंकि वो सवाल जो बड़ा जरूरी था, क्योंकि अक्सर ना हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि जब हमारा कोई हर फैमिली में जी कुछ होते हैं जो कजन सेटल्ड होते हैं बाहर, तो वो कभी बात कर रहे होते हैं तो हम अंदाजा कर रहे होते हैं कि दे स्टिल लव पाकिस्तान और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो आपने बात की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान को अपनी जिंदगी अजीज है ना, उसके बाद उसको अपने बीवी बच्चे, उसके बाद माल जान जो है आपका, तो जाहिर है उसको सिक्योर होना। और ये कोई बड़ी डिमांडिंग बात भी नहीं है मेरा ख्याल में, ये तो उसका एक बेसिक राइट है, एक स्टेट का राइट है। बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि हमारा मुल्क हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जितनी बेहतर तरक्की कर सकें, पॉजिटिविटी लेकर आ सकें, उतनी हम लेकर आए। अच्छा, अब हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गो के ये देखने में मेरा सवाल सुनने में सख्त हो सकता है, लेकिन ये ऑडियंस डिमांडिंग भी है। और ऑडियंस डिमांडिंग से ज्यादा आपकी क्योंकि फील्ड है, यू आर द पार्ट ऑफ दैट, तो लोग ये सवाल पूछते भी होंगे या शायद झिझकते हों आपसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं ये सवाल। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं देखने में, वो इमिग्रेशन के अंदर फ्रॉड का, स्कैम्स का। मैं एक कंपनी के पास ABC के पास गया और उसने मुझे कहा जी मैं आपको कनाडा भेजूंगा स्टडी के लिए। उन्होंने मुझसे 10, 12, 15 लाख रुपए ले लिए। मेरे पास था ही वही, मैंने अपनी कोई गाड़ी बेची, किसी से उधार लिया, कोई जेवर बेचा, कोई घर बेचा, कोई प्लॉट बेच के मैंने लिया कि चलो मैं थोड़ी देर यही सोच रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, पढ़ूंगा, मुआशियात के लिए मैं जा रहा हूं, रोजगार के लिए। ऐसा फ्रॉड हो गया। इस फ्रॉड में जाहिर आपका एक पूरा प्लेटफॉर्म है, बदनामी होती है। आप लोगों ने क्या प्लानिंग्स रखी होती हैं ऐसे शख्स के लिए? आपके पास क्या आइडियाज हैं, क्या समझते हैं? जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसमें मैं अपनी ऑडियंस को ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि ये आए दिन ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ती है। इसका बेहतर हाल ये है कि आपके अपने अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। नंबर 1, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप जब भी किसी ऑफिस में जाएं, उसके बारे में प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। लाइक ये ऑफिस कब बना, ठीक है, इसके ऑनर्स कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कब से यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। दूसरा, इनके रेफरेंस से कितने लोग जा चुके हैं, मुस्तफीद हो चुके हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल किसी को कोई एक सिंगल पैनी भी ना दें। सबसे पहले आप उस ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें कि ये लोग कब से हैं यहाँ पे, और ये इनको काम भी आता है या नहीं आता। आप सर्च करके जाएं। आप फर्ज करें, जैसे आपका क्वेश्चन था जी, कनाडा के लिए एजुकेशन के लिए वो जाना चाहता है, तो उसने लाखों रुपया कंसल्टेंट को दे दिया। कंसल्टेंट का लाखों रुपया लेना बनता ही नहीं, ठीक है। आपको खुद ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसको जस्ट उसका एडमिशन करवाने के, आपकी फाइल रेडी करने के एक चंद हजार रुपीस, वो 10,000 भी हो सकते हैं, वो 15,000 भी हो सकते हैं, वो 20,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें वो आपका एडमिशन करवाएगा, उसमें वो आप ही के डॉक्यूमेंट्स की आपको वो चेकलिस्ट देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, मैं आपकी फाइल तैयार कर देता हूँ। बाकी जो लाखों रुपए आपने देने हैं, वो आपने डायरेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, आप उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन के बाद वो डायरेक्ट खुद जमा करवाएं। अपने उस कंसल्टेंट को बिल्कुल ना दें। आपको ये देना बनता ही नहीं कि आपने तो जो आपकी ट्यूशन फी है वो यूनिवर्सिटी को देनी है, ना कि कंसल्टेंट को देनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का अकाउंट मौजूद है। अब यूनिवर्सिटीज जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में है, वो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 50 साल यूनिवर्सिटी, फिर वो गवर्नमेंट उन यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदार है। वो आपके पैसे लेके आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। खुदा न खास्ता जो लोगों का मेन
क्वेश्चन होता है जी कि हमने फीस तो जमा करवा दी है, अब अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो फीस का क्या बनेगा? भाई वो फीस आप ही के अकाउंट में वापस आएगी। अच्छा, वो जी अमानत है आप। जी, आप ये याद रखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप में आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी आप ही के अकाउंट में रिटर्न करती है, कभी भी किसी कंसल्टेंट को, किसी फर्म को वापस नहीं करती, क्योंकि आपने खुद जमा करवाएंगे तो वो आप ही को मिलेगी। ठीक है, खुदारा किसी को भी, किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को, किसी फर्म को आप डायरेक्टली अपनी ट्यूशन फीस ना दें। अच्छा, ये लिसनर्स और फिर पॉडकास्ट जो लोग देखते हैं, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि राणा साहब इज टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली। आप एक खुद बड़े लेवल के कंसल्टेंट हों और एक बड़े शख्स हों तो आपसे अच्छे ही की तवक्को रखें। उन्होंने आपको ये बताया है कि देखिए, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है भाई। आप अगर आप मेरे रेफरेंस पे चले जाते ना कि इसके बाद चले जाओ, तो जरूरी नहीं है वो असली हो। इसलिए खुद रिसर्च प्लीज। अगर आप सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक देख सकते हैं, आप कोई और ये मूवीज देख सकते हैं, तो आप किसी एक सेकंड में गूगल करके रिसर्च कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। राठौर साहब, मैं आपकी उसके बात को आगे बढ़ाते हुए, आजकल सोशल मीडिया आ गया ना, एक कंपनी है वो आज उसने अपना ऑफिस ओपन किया और सोशल मीडिया पे उसने पैसे लगाए और वो पूरे पाकिस्तान में वो छा गया। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग करना आसान हो गया। आप 25-30 हजार में लाखों लोगों तक अपनी रीच कर सकते हैं। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2002 में, तो बकायदा हम मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स में, जब न्यूज पेपर इश्तेहार भी लाख रुपए का इश्तेहार था, और हमने फुल पे सप्लीमेंट भी दिए, तो उसमें ये था कि तब जाके आज 20 साल बाद एक कंपनी रिप्यूट है। लेकिन खाली इश्तेहार देने से आपकी कंपनी की रिप्यूट नहीं बनती। आप मार्केट में कब से बैठे हैं? 20 साल से आप एक ही जगह पे बैठे हैं, आपका वही ऑफिस है, आपके ऑफिस के नंबर भी वही है, कंपनी नेम भी वही है, ठीक है, सीईओ भी वही है, काम भी वही है, ठीक है। बिल्कुल, तो आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जाएं, आप एसेस करें कि आया ये इसका जो ऑफिस बना है ये कब से बना है। साथ में अपने नेबर से पूछें जो उस ऑफिस के इर्द गिर्द बैठे कि यार ये कब से है, क्या यहाँ कोई इश्यूज तो नहीं है। और बार बार केस देने से पहले ये ना करें कि एक दफा जाएं और फौरन केस दे आए, या दूसरी दफा जाएं, 3-4 दफा उसके ऑफिस को मुख्तलिफ औकात में विजिट करें, देखें कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, बिला वजह किसी को केस ना दें और खाली बातों की हद तक किसी को केस ना दें। आप सोशल मीडिया के थ्रू, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू, या हर कंट्री के, जैसे इमिग्रेशन की आपने बात की थी, तो इमिग्रेशन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके यही स्केल पे काम करते हैं। अब उनकी पॉलिसी को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें कि आया ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल ठीक है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, फिर आप उस पर इत्मीनान करें। बहुत जबरदस्त बात है जी। आपने यू हैव टू रिसर्च, आपने देखना है, आपने पढ़ना है, आपने फिर एतमाद करना है। अच्छा, अब इन बातों के बाद आपको कम से कम ये आगाही जरूर हो जाएगी कि असली और नकली की पहचान क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा आराम साहब, आगे बढ़ेंगे और मैं ये जानना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत कम इस तरह चांसेस हैं, वो आपने पहले ही सवाल, मेरे जहन में सवाल था, आपने उसका जवाब ही दे दिया कि वहाँ पे 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, और डेफिनेटली जिन यूनिवर्सिटीज या ब्रांड्स मौजूद होते हैं उन ममालिक में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह का। पहले एक छोटा सा सवाल लेकर फिर मैं अगले एक सवाल की तरफ, बड़ा अहम सवाल की तरफ जाऊंगा। छोटा सा सवाल यह है, इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइबर इश्यूज हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उनका बहुत ज्यादा रेल पे लुई पड़ी है। तो अब बाजों का क्या कभी इस तरह को कोई चीज जहन में आई या सुनने में आई या देखा या नजर से गुजरा के
पूरा पूरा यूनिवर्सिटीज को स्ट्रक्चर भी फेक तौर पे बना दिया गया और उनपे उनकी एडमिशन्स के लिए फीसेस ले ली गई और वो यूनिवर्सिटी वजूद ही में नहीं थी, या कोई इस तरह का इशू था कभी? नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे राठौर साहब ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे उन ममालिक में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, आज से चंद साल पहले कॉलेजेस ऐसे बने यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में, मतलब 2 से 3 कमरों की बिल्डिंग है, उसमें उन्होंने कॉलेज बना लिया और लोगों से फीसें ली, कुछ दिन चलाया भी, और उनकी गवर्नमेंट ने वीज़ाज भी इशू किए उन कॉलेजेस पे। अच्छा। हाँ, ये कुछ साल पहले ऐसा हुआ। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ यूके जाने की हद तक वो लोग गए। हमारी फर्म ने लोगों को इसमें बहुत अवेयरनेस दी और हमने कहा कि ये कॉलेजेस बंद होंगे और आपको वापस आना पड़ेगा। असल में उन कंट्रीज की अपनी पॉलिसी भी होती है। जैसे यूके है, वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए वीज़ा पॉलिसी को ज़रा बेहतर कर देते हैं। उससे ये होता है कि लाखों स्टूडेंट्स वो स्टडी पे जाते हैं, उससे एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी उनके बैंकों के अंदर आती है, तो उससे आपका एक इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो गया। समझ गया मैं। ठीक है। तो इसी तरह जो फ्री कॉलेजेस थे, फिर गवर्नमेंट, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बंद किए और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट जो ऐसे ही थे, जो प्रॉपर स्टूडेंट नहीं थे, वो वापस आए, फिर परेशानी हुई। अच्छा खासा नुकसान। ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जब भी प्रेफर करना है, यूनिवर्सिटी को करना है, कॉलेज को प्रेफर ना करें। किसी भी, कोई भी कंट्री है, अगर कोई कॉलेज है भी तो उसका लेवल देखें, वो ग्रेड 1 लेवल का या नंबर 1 लेवल पे कॉलेज होना चाहिए, जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो, उसमें एडमिशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो लिसनर्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स हैं, 10 मिनट तकरीबन रह गए प्रोग्राम खत्म होने में, लेकिन मैं सबसे अहम जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ूंगा। इस वक्त एक स्टूडेंट के लिए और एक इमिग्रेंट में जो बिजनेसमैन भी हो सकता है, जॉब होल्डर भी हो सकता है, कौन कौन से मुल्क बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं एक स्टूडेंट को, या एक मुझे अगर जाना है पोस्ट डॉक के लिए, डॉक्टरेट के लिए, तो कौन सी अच्छे मुल्क हैं मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है, और जॉब या बिजनेस के लिए कौन से ममालिक बेहतर है? जी, नंबर 1, मैं क्या, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि वेलफेयर कंट्री है कनाडा। हाँ जी, कनाडा वेलफेयर कंट्री है, और उसमें ये है कि आपने अगर प्रॉपरली फैमिली के साथ सेटल होना है तो वो आप कनाडा को प्रेफर करें। और अगर आपके पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया में भी कवर होते हैं तो सेकंड नंबर पे मैं ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर करूंगा, थर्ड नंबर पे यूके है, और फिर यूरोप है। कनाडा में ये है कि आप फैमिली के साथ जाते हैं, कनाडा आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री देता है, बच्चों के स्टाइपेंड्स देता है मंथली बेसिस पे, उनकी हेल्थ फ्री होती है, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि आपकी और आपकी वाइफ की, या आपके स्पाउस, अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो आपके हस्बैंड की, तो उनकी एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल फ्री होती है। अब जो यूनिवर्सिटी लेवल है, उस पे जाके वो 20%, 30% आपको पे करना पड़ता है। अब उसका भी एक तरीक़ेकार है कि वो आप फ्रीज करवा लेते हैं कि जब हमारे पास कोई जॉब वगैरह होगी, उसमें से वो पैसे आप थोड़े थोड़े करके ले सकते हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात कनाडा की ये है कि 3 इयर्स के अंदर वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं। अब पासपोर्ट से पहले लोग समझते हैं कि जी वो बड़ा टेम्परेरी रहते हैं, उनके वो राइट्स नहीं होते। मैं ऑडियंस को ये बताता जाऊं कि कनाडा ऐसा मुल्क है, आप कनाडा जैसे ही इंटर होते हैं, हाँ, शर्त ये है कि आप इंटर किस वीज़ा पे हो रहे हैं।
आप इमिग्रेंट वीजे पे हो रहे हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे हो रहे हैं, या आप जस्ट विजिटर जा रहे हैं। जो इमिग्रेंट वीजा है उस पे आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो कैनेडियन नेशनलिटी के बंदे ऑलरेडी ले रहे हैं। उसमें एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग करती है। 3 इयर्स इनसाइड द कनाडा रहें, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस होती है। 5 सालों में 3 साल इनसाइड द कनाडा रह सकते हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि आप 5 सालों में वापस नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप भले अगले दिन वापस आ जाए, हाँ, आप ये फिर तो वापस चले जाएं, ठीक है, आपके पास पीआर कार्ड है, आप जब मर्जी पाकिस्तान आए, जब मर्जी वहां जाएं। हाँ, ये जरूर है कि साल में एटलीस्ट आपको 8 मंथ, 8 महीने वहां रहें, ताकि आप 5 सालों में अपना टाइम पूरा करके अपना पासपोर्ट ले लें। तो मेरी नज़र में कनाडा, इसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके है और फिर यूरोप है। बिजनेस इमिग्रेशन के लिए भी कनाडा बहुत बेहतर है। उसकी मेन वजह है कि आप कनाडा की बिजनेस मार्केट कम है, लेकिन साथ में अमेरिका है, आप दोनों कंट्रीज को एंजॉय करते हो। कर सकते हाँ जी, अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है बिजनेसमैन के लिए। आप रहें कनाडा में, बिजनेस कनाडा और अमेरिका दोनों में करें। अच्छा राणा साहब, ये आजकल चल रहा है, बिल्कुल लास्ट मिनट्स में मैं सवाल आपसे ले लूं कि ये जो आजकल चल रहा है सिलसिला, हम देख रहे हैं चाइना से भी जा रहे हैं लोग पढ़ने के लिए, मलेशिया में भी जा रहे हैं लोग पढ़ने के लिए। तो क्या यहाँ पर अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का काफी गैप है, या इधर चाइना ने कवर कर लिया है, मलेशिया ने कवर कर लिया है, कैसे समझेंगे? जी देखें, जितने भी ये मेन कंट्रीज हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इनकी प्रेफरेंस तो होती है कि चाइनीज ज़्यादा हैं, मिडल ईस्ट से लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि चाइनीज़ और मिडल ईस्ट के लोग जब जाते हैं वो वहाँ जल्दी से जॉब्स वगैरह नहीं करते। उनके पास इतने फंड्स होते हैं, वो जाते ही अपनी पूरी फीस पे करते हैं, एक अच्छा अपार्टमेंट्स लेते हैं और परचेजिंग करते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ले लेते हैं। उससे ये होता है कि हर कंट्री की ये ख्वाहिश होती है कि बाहर से फॉरनर आने वाला फॉरनर वहाँ पैसे स्पेंड करे। पाकिस्तानी ज़रा इस मामले में थोड़ा पीछे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। हम सबसे पहले अपनी जॉब ढूंढते हैं, जबकि वो जो कंट्रीज़ हैं वो सबसे पहले एक अच्छा घर लेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे और वो अपनी तालीम कंप्लीट करके 98% वो लोग वापस जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी, मिडिल ईस्ट के अरब लोग वो भी यही है। फिर इसीलिए उन लोगों की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। मैं भी जब पढ़ता था तो चाइनीज, मतलब पूरी क्लास में अगर मुख्तलिफ नेशनलिटीज हैं तो उसमें एटलीस्ट 50% चाइनीज होते हैं। मतलब उनका ट्रस्ट लेवल भी है, कंट्री भी बड़ा है और मतलब उनको ये उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी उनको फंडिंग करती है कि जाएं, पढ़ें, बाहर सेटल हों, अपने मुल्क में अपने मुल्क की खिदमत करें। और ये जो चाइनीज इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आजकल पाकिस्तान से बहुत लोग जा रहे हैं कि सस्ता भी है और 2-3-4 लाख रुपए में आप पढ़ सकते हैं, इनमें फर्क है अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड से? हाँ, बहुत फर्क है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जो अफोर्ड नहीं करते कि वो यूरोप नहीं जा सकते, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके नहीं जा सकते और उन्हें शौक भी है कि वो फॉरेन से पढ़ के आए, तो फिर ठीक है, चाइना है या हमारी ये रशियन स्टेट्स हैं, खास तौर पे जो लोग जाते हैं वो मेडिकल की फील्ड में जाते हैं। मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर वो अफोर्ड नहीं करते मेजर कंट्रीज को तो वो यहाँ से बेलारूस वगैरह वो ममालिक जिनमें मेडिसिन का, जी बिल्कुल बिल्कुल। लिसनर्स और जो पॉडकास्ट देखेंगे व्यूअर्स, आपने देखा कि राणा साहब की मौजूदगी से आज मैं तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर, और आपकी बहुत सी क्यूरीज, बहुत से सवाल, बहुत सी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और राणा साहब आए, इन्होंने वक्त निकाला, ये मेरे लिए बहुत
काबिल फख्र बात है। और राना साहब को से हम वादा लेंगे कि जी आप हमें दोबारा जरूर वक्त देंगे, और बल्कि जैसे वक्त मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपके पास विजिट भी करूं और चीजें, क्योंकि फिर जो हमारे लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, जो प्रॉपर रेगुलर होते हैं लिसनर्स, वो फिर हमसे सवाल पूछते हैं। तो जब भी मैं आपके पास मौका मिला आने का, और इंशाल्लाह ताला माय ऑनर जी, माय ऑनर, रेडियो पाकिस्तान, माय ऑनर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राना इनामुल्लाह खान साहब मैं आपको बता चुका हूँ, ही इज द सीईओ ऑफ हाईब्रो इंटरनेशनल लॉ एसोसिएट, जो कि वर्किंग सिंस 2002, और ही इज वेरी एक्सपर्ट एट इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड, आइल्स और इस तरह की चीजें। आप लोग भी कंसल्ट कर सकते हैं इनसे, और ही इज वेरी एक्टिव, ही इज वेरी जेंटलमैन, ही इज वेरी पर्सनालिटी, देख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब ये है कि मेन थीम उनकी बात का ये था कि आप जब भी बाहर जाना चाहें, अपने मुल्क को भी याद रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, वापस आएं, पाकिस्तान को सर्व करें, और उसके अलावा चीजों को देखकर, पढ़ के, परख के इत्माद करें। प्रोग्राम था रावी रंग, प्रोड्यूसर सी गजाला जिया, और मैं हूं आपका अपना होस्ट काकब राठौर। फिर मुलाकात होगी, फिर बहुत सी बातें होंगी, और फिर इन्हीं तरह के बहुत से जो जबरदस्त से, प्रेस्टीजियस से, और बहुत से जो लोग मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो मेहमान बनते रहेंगे हमारे प्रोग्राम का। राना साहब को भी हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप भी यकीनन मुस्तफीद हो चुके होंगे। फिर दोबारा बात होगी, फिर दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम सुनते रहे, FM 93 रेडियो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहा करें। अब इसके बाद आप सुनेंगे खबरनामा, खबरनामे के बाद फिर बैक टू बैक प्रोग्राम्स का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।